हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप के लिए 25 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आ गया हूँ मॉडर्न इंडिया की। पिछले 7 पार्ट्स हमने इसके देख लिए हैं और आज 8वां पार्ट है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि पसंद आए तभी लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके वीडियो के बारे में बताएं कैसा रहा। जो आपसे प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भारत सेवक समाज अर्थात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी? इस प्रश्न का उत्तर आपको आता हो तो दीजिए, अदरवाइज मैं दे रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग बोलते हैं सामान्य शब्दों में, उसका श्रेय किसे जाता है? उसकी स्थापना का मौलाना अहमद अली को, मोहम्मद अली जिन्ना को, आगा खान को या हकीम खान को, हकीम अजमल खान को? तो उसका श्रेय किसे जाता है? उसका श्रेय जाता है सी अर्थात आगा खान को। किसको? माफ कीजिएगा, सी अर्थात आगा खान को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? बंगाल विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान या 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि होम रूल लीग की स्थापना हुई कब थी। तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, तो 1916 में हुई। तो 14 से लेकर 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध। उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से की गई थी। किस उद्देश्य से? स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से की गई थी। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी एवं एनी बेसेंट ने अलग अलग स्तर पे होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हुई थी 1916 में। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा देखते हैं। 1932 में संपन्न पूना समझौता किसके बीच हुआ था? नेहरू जी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी जी अंबेडकर जी के बीच, मालवीय जी और अंबेडकर जी, मालवीय मीन्स मदन मोहन मालवीय, या डी गांधी जी और नेहरू जी के बीच? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वो हो जाएगा बी अर्थात गांधी जी और अंबेडकर जी। ठीक है, 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच दलित लोगों को लेकर एक पूना पैक्ट हुआ। एक्चुअली अंबेडकर जी चाहते थे कि जिस प्रकार 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में एक अलग व्यवस्था की गई थी चुनाव की मुसलमानों के लिए, उसी प्रकार एक अलग व्यवस्था की जाए दलित लोगों के लिए। तो उसी के विरोध में गांधी जी अनशन पर बैठे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दलित हिंदुओं का पार्ट है और हिंदुओं के साथ ही रहेंगे। तो इस दोनों को लेकर समझौता 1932 में पूना में हुआ और इस समझौते के तहत अंबेडकर जी मान गए और गांधी जी की बात को मान गए कि दलित हिंदू ही हैं और हिंदुओं के साथ ही रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस द्वारा पिटाई के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में, पार्लियामेंट सुधार के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में या पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में? तो पिट्स इंडिया एक्ट नहीं बल्कि सी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय
प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको अंग्रेज़ों ने अंग्रेज पुलिस ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। उसी का जवाब बदला लेने के लिए भगत सिंह लोगों ने गोली मारी थी सॉन्डर्स को। अगला छठा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1906 में या 1902 में? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सीधा सा प्रश्न है, 1906 में। लेकिन सीधा सा प्रश्न है, लेकिन यदि कंफर्म ना हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम सभी। तो इसीलिए इस प्रश्न को समझना अच्छे से समझ लेना चाहिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन आई थिंक ढाका में। कंफर्म करके आप लोग बताएंगे इसका पहला अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 1909 में, 1912 में, 1915 में या 1917 में? मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको कल भी बताया था, यदि आपको याद हो। मैंने आपको बताया था कि भारत जब वो स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब? 1905 में। और गांधी जी इस समय भारत में थे ही नहीं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, भाग नहीं ले सकते। गांधी जी आगमन होता है, पहली बार गांधी जी का भारत में आगमन होता है इस समय 1915 में। कहाँ थे उससे पहले? वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो 1915 में पहली बार वो भारत आते हैं। भारत आने के बाद कुछ समय तक वो भारत की यात्रा करके भारत को समझने का प्रयास करते हैं। अगला आठवां प्रश्न देखते हैं, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि ए, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी मीन्स जेल में थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल रहे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उस साइमन कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन उसका आगमन भारत में 1928 में हुआ। उसके भारत आगमन के पीछे जो उसका उद्देश्य था वो था संविधान के बारे में चर्चा करना कि संविधान कैसे बनाया जाएगा, कैसे होगा। लेकिन चूंकि उसके सारे के सारे जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसीलिए उसका विरोध किया गया कि अंग्रेज हमारे लिए संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, उसके लिए हम खुद सक्षम हैं, हम खुद स्वयं बनाएंगे। आठवां 9th प्रश्न अब देखते हैं, गुजरात में साबरमती आश्रम, कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1929 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमने बताया अभी आपको कि 1915 में गांधी जी भारत आए थे, ठीक। और उसके जस्ट 2 साल के अंदर ही गांधी जी ने 2 बड़े काम किए। एक तो ये कि 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और दूसरा एक इससे भी महत्वपूर्ण और बड़ा काम था, वो था चंपारण में, जो बिहार में है, वहाँ किसानों का समर्थन किए थे। चंपारण में जो नील की खेती होती थी वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। तो ये 2 बड़े काम थे गांधी जी के 1917 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? 1900 किसके कार्यकाल में? कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए? वारेन हेस्टिंग्स के, लॉर्ड कैनिंग के, जॉन लॉरेंस के या डलहौजी के? तो आपको मैं बता दूं कि जो कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय बनाए वो आए लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में। कब आए? 1861 ईस्वी में। अब आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। 1861 ईस्वी में आए, और यस 1861 ईस्वी में सबसे पहले बना बंबई उच्च न्यायालय, उसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय, और फिर लास्ट में मद्रास उच्च न्यायालय बना। तो ये 1861 ईस्वी में हुए लॉर्ड कैनिंग के समय। और आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 की क्रांति हुई थी
उस दौरान भी यही गवर्नर जनरल था। बाद में जब सत्ता का ट्रांसफ़र हो गया, अंग्रेज़ों के ताज को ट्रांसफ़र हो गया वहाँ के राजा को, तब इसी को वहाँ का भारत का ये वायसराय बना दिया गया, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बना दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु माँ कहते थे? अच्छा, एक प्रश्न ये है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, वो तो हम सभी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, ये जानने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न आया हुआ भी है, ये प्रश्न आया हुआ था SSC में 2000 आई थिंक 2007 में आया है ये प्रश्न। 2007 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे। स्वामी विवेकानंद, राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? भगत सिंह के नेतृत्व में, राजगुरु के नेतृत्व में, मास्टर सूरसेन के या सुखदेव के नेतृत्व में? तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मास्टर सूरसेन। ये एक टीचर थे। चटगांव एक जगह थी जो अभी वर्तमान बांग्लादेश में चली गई है, तब बंगाल में आता था। वहाँ एक मास्टर सूरसेन थे। वहाँ पे चिटगांव एक जगह थी, वहाँ पे शास्त्रागार था। शास्त्रागार मीन्स जहाँ पुलिस की अंग्रेजों की गोली बंदूक वगैरह रखी रहती थी। तो उसमें धावा बोलकर मास्टर सूरसेन और उनके कुछ शिष्यों ने धावा बोलकर वहाँ वो सबको लूट लिया था। तो ये घटना आपको अगर हमेशा के लिए याद रखनी है तो खेलें हम जी जान से करके एक मूवी है, उस मूवी को आप लोग देखिए, खेलें हम जी जान से। तो और वो फिल्म जो है अभिषेक बच्चन के ऊपर फिल्माई गई है। इस फिल्म को आप लोग देखिए, अच्छी फिल्म है। अगला 13वां प्रश्न आइए देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी जी, चित्तरंजन दास जी, A.O. ह्यूम, लोकमान्य तिलक। एक होता है एलिमिनेशन थ्योरी। क्या होता है? एलिमिनेशन थ्योरी। तो एलिमिनेशन थ्योरी में क्या होता है कि आपको जो प्रश्न का उत्तर एग्जैक्ट एकदम सही पता हो तो उसको हटाते जाते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी भारत में आए कब थे? 1915 में आए थे। ठीक है, अभी हमने देखा 1915 में आए थे, और 1915 में आए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो जाहिर सी बात है गांधी जी तो नहीं ही होंगे। ठीक, चित्तरंजन दास, लोकमान्य तिलक हो सकते हैं, लेकिन ये बाद में सक्रिय हुए, तो ये भी नहीं होंगे। चित्तरंजन दास हो सकते हैं, A.O. ह्यूम हो सकते हैं। तो इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम कौन थे? एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने भारतीय नेताओं को इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय मंच देने का काम किया। एक राष्ट्रीय मंच हो ऐसा उन्होंने सुझाव दिया, तब उसी के आधार पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। 14वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? मैंने ऐसे फैक्चुअल प्रश्न इसलिए डाल दिया क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है कि हमेशा के लिए याद रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 75, 76, 71 या फिर 72? कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 76 प्रतिनिधि थे, उन्होंने भाग लिया था इसमें। और इसके अलावा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैंने 76 बोल दिया क्या? ओके, 72 प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि उसमें भाग लिया था। अब देखते हैं 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई महाराष्ट्र के
मुंबई के एक जगह है ग्वालिया टैंक, वहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? आप लोग याद हो तो बताइए तुरंत। व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने किया था। ठीक, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि किस प्रेसिडेंसी से, हमारे पास 3 प्रेसिडेंसियां थी उस समय, 3 प्रेसिडेंसियों में से किसमें कितने लोग भाग लिए? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से, चूंकि बम्बई में ही हो रहा था, बम्बई प्रेसिडेंसी से 38 लोगों ने भाग लिया था, मद्रास से 21 लोगों ने, और बंगाल प्रेसिडेंसी से 3 लोगों ने भाग लिया था, तथा उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र को मिला के, जो कि एक ही था लेकिन उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम वो था, अवध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश को मिला के 7 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तथा पंजाब से 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां A.O. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। क्या नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या है अगला। ओके, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये जस्ट हमने अभी देखा। यस, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। नहीं, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी पक्षी विज्ञानी कहते हैं इसको, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी विज्ञानी था। यस, वो था। तो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। यस, वो सदस्य था। मैंने इस प्रश्न से पहले ही आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भले A.O. ह्यूम ने की, लेकिन वो एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों की अध्यक्षता नहीं की उसने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया 2 प्रश्न पहले कि स्वदेशी आंदोलन के समय भारत में गांधी जी थे ही नहीं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता है। इस समय गांधी जी अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ थे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर बी हो जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। लेकिन यदि आप डीप में पढ़ेंगे, गहराई से इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका नेतृत्व की प्लानिंग थी महात्मा गांधी की, लेकिन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ये प्लानिंग हुई कि कल 9 अगस्त से हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन 8 अगस्त की रात को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 तारीख तक अधिकतर जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसका नेतृत्व आम जनता के हाथ में था, ना कि महात्मा गांधी के हाथ में। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ठीक है, महात्मा गांधी ने शुरुआत की है, इसलिए महात्मा गांधी इसका मान सकते हैं। लेकिन स्वदेशी आंदोलन तो था ही नहीं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में महात्मा गांधी थे नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात स्वदेशी आंदोलन। अगला देखते हैं 17वां प्रश्न। खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मीन्स होता है खलीफा से संबंधित जो आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन था। तो तुर्की खलीफा से, आगा खान से, मोहम्मद अली जिन्ना से, अबुल कलाम आजाद से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ए, अर्थात तुर्की खलीफा। अब इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन जो था 1919-20 का खिलाफत आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन के साथ ही शुरू हो गया। चूंकि उस समय भारत में मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम एकता की ज़रूरत थी अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, इसलिए गांधी जी ने इसका नेतृत्व करना स्वीकार किया। लेकिन इसका भारत की राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। ये खिलाफत आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की के खलीफा को अंग्रेज़ों ने युद्ध में हराया था। 1900 जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की को हार गया था तुर्की, इसलिए तुर्की का विभाजन करने की बात हो रही थी और तुर्की के खलीफा का पद को ख़त्म करने की बात हो रही थी। तो उसके खिलाफ में भारत के मुसलमानों ने एक होके और तुर्की के सहयोग में यहाँ आंदोलन किया।
लेकिन इसका भारत की राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं था। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। और इसका जो नेतृत्व किया मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 18वां प्रश्न। पाकिस्तान के नाम को गढ़ने वाला किसने गढ़ा था? यानी पाकिस्तान जो नाम है आज एक देश बन गया हमारा पड़ोसी, उसका जो नामकरण है शुरू में सबसे पहले उसका नाम गढ़ा, पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, लियाकत अली खान ने, चौधरी रहमत अली ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्र थे, उन्होंने सबसे पहले 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा था, पाकिस्तान नाम सोचा था। और 1933 से 35 में लिखे इन्होंने दो पर्चों में रहमत अली ने एक नई अस्मिता, एक नया राष्ट्र के रूप में इन्होंने एक देश को नाम दिया, जिसका नाम पाकिस्तान इन्होंने दिया, जिसके अंतर्गत ये समझते थे कि पंजाब, अफगानिस्तान का प्रांत और कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र को इन्होंने मांगा था कि ये पाकिस्तान होंगे। ओके, 19वां प्रश्न देखते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। यह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ये प्रश्न घुमा फिरा कर कल भी था, यदि आपको याद होगा तो आज आप दे लेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। 1916 का जो अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों फिर से दोनों मिल गए और अब साझे कार्यक्रम बनाने की प्लानिंग करने लगे थे। ओके, 20वां प्रश्न देखते हैं। जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय वही था जिससे गांधी जी ने माफ़ी देने के लिए अपील की थी, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताइए। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड क्रिप्स या लॉर्ड डलहौजी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। तो उस समय लॉर्ड इरविन जो था वो भारत का वायसराय था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। ठीक है, और ये जो भारत गांधी जी और उनके बीच समझौता हुआ था उस पर आप देखते हैं अगला प्रश्न, शायद हाँ वही है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? 10 मार्च 1930 को, 20 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को या 5 मार्च 1931 को? तो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। मतलब करीब करीब 16-17 दिन बाद ही फांसी दे दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में, यदि थोड़ा बड़ा और देखते हैं तो यस, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते का परिणाम ये था कि गांधी जी ने अपनी कुछ मांगे रखी थी। वो मांगे कुछ इस प्रकार थी। पहली मांग ये थी कि सरकार द्वारा सभी अध्यादेशों एवं अपूर्ण अभियोगों के मामलों को वापस लिया जाए। दूसरी मांग थी कि हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाए। तीसरे थे कि कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति वापस कर दी जाए। चौथी बात थी कि समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने व उसे एकत्रित करने की छूट दी जाए। ठीक है, ये शर्तें गांधी जी ने रखी थी। अगला 22वां देखते हैं। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या एक से अधिक में?
तो गांधी जी ने भाग लिया था केवल और केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, केवल दूसरे अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता हो जाने के बाद इसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और सारे के सारे अधिवेशनों में यदि भाग किसी ने लिया था तो वो लिए थे अंबेडकर जी ने। ठीक है, अगला, यानी इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। लेकिन अगर कह दे कि तीनों सम्मेलनों में किसने भाग लिया था तो वो अंबेडकर जी ने भाग लिया था। 23वां प्रश्न देखते हैं, 1937 में चुनाव जीतकर कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए? कांग्रेस ने कितने राज्यों में मंत्रिमंडल बनाए 1930 में जब वो जीत गई? तो इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। 7 राज्यों में, 5 राज्यों में, 9 राज्यों में या 6 राज्यों में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6 राज्यों में। कांग्रेस 6 राज्यों में अपना मंत्रिमंडल स्थापित की, लेकिन बाद में और भी 2 राज्यों में और उन्होंने बनाया, लेकिन जो उसको बहुमत प्राप्त हुआ था वो केवल 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ था। एक राज्य में, बम्बई में, उसने अलग से वो कर लिया था, बना लिया था। जैसे 1937 के जो चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, बिहार में, मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, जबकि बम्बई में लगभग पूर्ण बहुमत उसने प्राप्त किया था, थोड़ा ही एक नंबर कम था। इन 6 राज्यों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने पदभार संभाला था। बाद में असम और पश्चिमोत्तर प्रांत में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल अन्य दलों के साथ सहयोग करके अपना मंत्रिमंडल बनाई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप समझ रहे, संयुक्त प्रांत मतलब समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले भाग को संयुक्त प्रांत बोलते थे, उड़ीसा को बोलते थे मध्य प्रांत बोलते थे, आज जो एमपी वाला क्षेत्र है उसे मध्य प्रांत बोलते थे, बिहार, मद्रास सब समझते ही हैं, बम्बई भी समझ रहे हैं, इसके बाद असम भी समझ रहे हैं। पश्चिमोत्तर प्रांत बोल मतलब ये कि आज का जो पश्चिम और उत्तर मीन्स जो क्षेत्र है पंजाब वाला और उधर भारत पाकिस्तान वाले जो प्रांत है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, उधर भी कांग्रेस जीती थी। ठीक है, जहाँ से पश्चिमोत्तर प्रांत, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान आते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 24वां, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस की कृतियों से रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे? किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? जॉन बर्नार्ड शॉ की, कार्ल मार्क्स की, लेनिन की या लियो टॉलस्टॉय की? ओके, डी इसका आंसर हो गया, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जर्मन का उनका एक दोस्त था, जर्मन दोस्त, शिल्पकार था, वो शिल्पकार मतलब घर वर बनाने में सहयोग करता था गांधी जी का, उसका नाम था कालेन बाख। उसकी मदद से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। ठीक है, ये पूछ लेता है किसके सहयोग से किया था गांधी जी ने? कालेन बाख। ठीक है, 24वां की जगह 25वां प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ से सीखा था? यानी जो उन्होंने सत्याग्रह, जो उनका आंदोलन हुआ करता था, उसको कहाँ से उन्होंने सीखा था? कहाँ से सीखा था मतलब अभ्यास रूप में कहाँ उन्होंने सीखा इसको? भारत में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में या दक्षिण अफ्रीका में? तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी भारत आगमन से पहले काफ़ी समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहाँ के काले लोगों और भारतीय मूल के जो लोग थे उनके खिलाफ हो रहे विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उसके विरुद्ध वो सत्याग्रह कर रही, वहाँ किया सत्याग्रह उन्होंने। तो उसी सत्याग्रह के आंदोलन की जो उन्होंने देखा था, किया था, उसी को आकर उन्होंने यहाँ भारत में पहली बार चंपारण में प्रयोग किया और वो सफल रहा। वो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, कृषकों के लिए किया गया चंपारण आंदोलन सफल रहा। लेकिन पहला सत्याग्रह का आंदोलन या सत्याग्रह की कला उन्होंने कहाँ सीखी? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो आप लोग बताइए आज के प्रश्नों का संग्रह कैसा लगा आपको, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि पहला मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कमेंट में आप लोग बताएंगे। और आज के वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी आधुनिक भारत ख़त्म होने में 2 वीडियो आई थिंक और लाना पड़ेगा, 2 से 3 वीडियो, तो आधुनिक भारत भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आप लोग बताएंगे कि पॉलिटी शुरू करें या साइंस शुरू करें।
तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।